गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में मैं आपको डेप्रिसिएशन की थ्योरी करा रही हूँ। कुछ पार्ट मैंने करा दिया था आप लोगों को जब मैंने स्टार्टिंग में इनिशियली चैप्टर ये स्टार्ट किया था। कुछ पार्ट्स इसके रह रहे थे, तो मैं आज वो वाले पार्ट्स कवर कर रही हूँ, ठीक है, जो उस वीडियो में रह गए थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्पेशल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपकी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में क्या करता है, एक तरीके से डिक्लाइन करता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि डेप्रिसिएशन की जो आपकी डेफिनेशन है वो भी यही बोलती है दैट डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। लैंड ही एक ऐसी एसेट्स है जिसके ऊपर कभी भी एसेट्स नहीं लगता, क्योंकि लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। लैंड्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही है, कभी घटती नहीं है। तो पहला फीचर्स ये हो गया डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो फॉल है, ये जो गिरावट है, ये जो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो किस नेचर की होती है? परमानेंट। ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूटी खरीदी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि स्कूटी की नेक्स्ट ईयर वैल्यू कम होगी तो उससे नेक्स्ट ईयर वैल्यू बढ़ जाएगी। नो, अगर एक बार घटती है तो नेक्स्ट ईयर और ज्यादा घटती है, थर्ड ईयर और ज्यादा घटती है। यानी कि जैसे जैसे साल भर साल बीत रहे हैं, जो वैल्यू होती है एसेट्स की वो हमेशा डिक्लाइन ही जाती है, कभी भी अप नहीं जाती है। इसलिए इसको परमानेंट नेचर का बोला जाता है। डेप्रिसिएशन एक ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, यस, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग हर साल इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है और हर साल वैल्यू डिक्रीज होती है। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग द असेट्स बट द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन द कॉस्ट ऑफ द असेट्स टू इट्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे असेट्स की वैल्यू डिटरमाइन होती है, जबकि हम तो एलोकेट करते हैं किसको? कॉस्ट ऑफ द असेट्स को टू इट्स इफेक्टिव लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का है, ठीक है, और 10,000 की स्क्रैप वैल्यू है ना। फॉर एग्जाम्पल जो कॉस्ट है आपकी मशीनरी की वो आपकी 50,000 की है और स्क्रैप वैल्यू कितने का है? 10,000 का। फॉर एग्जाम्पल वो चीज एक तरीके से मान के चलो कि 5 इयर्स तक चलेगी ये एसेट, ठीक है, ये जो मशीन है वो 5 इयर्स तक चलेगी। तो 50 माइनस 10 40, और 40 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 1 = 5, 5 8 = 40,000। इसका मतलब अगर मैं हर साल 8,000 8,000 8,000 इस तरीके से लगाऊं, कितने साल तक? 5 सालों तक। अगर मैं इसको 5 साल तक एक तरीके से अप्लाई करूं तो इसका मतलब इस 40,000 को मैंने क्या करा? एलोकेट कर दिया। इस 40,000 को मैंने एलोकेट कर दिया कितने साल में? 5 साल में एलोकेट कर दिया। तो वो ये चीज बोल रहा है कि जो कॉस्ट आती है, ये जो कॉस्ट आती है उसको वो क्या करता है? एलोकेट कर देता है। और एलोकेट भी किससे करता है? मतलब डिवाइड किससे किया जाता है? इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ, यानी कि 5 इयर्स, जो मैंने एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट आ जाता है कि जो डेप्रिसिएशन है इट डिक्रीजेज ओनली द बुक वैल्यू। वो सिर्फ मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू को ही डिक्रीज करता है, मार्केट वैल्यू को डिक्रीज नहीं करता, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो आए दिन चेंज होती रहती है। कब तक अपनी बुक्स में चेंजेस करते रहेंगे आप, ठीक है। बुक वैल्यू कौन सी होती है? बुक वैल्यू आपकी वो असेट्स होती है जितने प्राइस में, जितनी कॉस्ट में आपने उस असेट्स को खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे मैंने 50,000 में इस मशीन को परचेज किया था, 50,000 में मैंने खरीदी थी मशीन, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू बोलते हैं। तो इसको कंसिडर करता है, ना कि मार्केट वैल्यू को, ठीक है। तो बुक वैल्यू को कंसिडर करता है, ना कि मार्केट वैल्यू। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन एक टेंजिबल जो लगता है वो एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे ही लगता है। टेंजिबल कौन सी चीजें होती हैं? जो दिखाई देती हैं, जिनको आप टच कर सकते हो, विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी टच्ड इज कॉल्ड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब ये जो होती है, द टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर वास्टिंग एसेट्स के लिए, माइंस और ये ऑयल वेल्स वगैरह के लिए नहीं यूज होती। दूसरी बात, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है कि हम लोग इसको हर साल
अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग्स में शो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हमारी जेब से उस वाले ईयर जिस साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उस साल कोई भी पैसा आपके आउट ऑफ द पॉकेट नहीं जा रहा। तो इसी वजह से ये नॉन कैश एक्सपेंस है। रिकॉर्ड इसको करेंगे लेकिन है ये नॉन कैश सॉरी। ठीक है, तो ये फीचर समझ में आ गए आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाता है कांस्टेंट, ये कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। ये वैसे टॉपिक मैंने करा रखा है आपको कि किन किन वजह से आपके डेप्रिसिएशन में कॉज होता है। कांस्टेंट यूज, जब आप किसी भी चीज को हमेशा इतने सालों से इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी ना कभी तो वो खराब होएगी ना मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी स्कूटी खरीदी या बाइक खरीदी या फोन खरीदा तो 3 साल तक आप आराम से चलाओ, लेकिन 3 साल बाद नौबत आ ही जाएगी कि आपको नया फोन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को भी आप लगातार यूज करते हो तो वो एक तरीके से डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जंग लगने लग जाता है उस पे। स्कूटी की सर्विस एक तरीके से बार बार करानी पड़ती है, वो उतनी स्मूथली नहीं चलती जितने की पहले चलती थी। नेक्स्ट है एक्सपायरी ऑफ द टाइम। देखो, हर एक असेट का अपना एक टाइम होता है, वैसे जैसे एक पर्सन का अपना एक टाइम होता है ना आने का जाने का, कि कब इंसान का बर्थ हो रहा है और कब उसकी डेथ होगी, तो इट्स ऑलरेडी रिटन बाय द गॉड, है ना, कि कब कौन एक तरीके से कहते हैं जीवन और मरण, मतलब एक तरीके से ऊपर वाले के हाथ में होता है ना। सेम इसी तरीके से जब ह्यूमन बीइंग्स का ही आने और जाने का टाइम डिसाइडेड है, सेम उसी तरीके से ही असेट्स का भी एक टाइम पीरियड ही होता है कि वो कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी। तो जब तक वो चल रही है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, बट फाइनली एक समय ऐसा आता है जब आपको फाइनली उसको एक तरीके से बेचना पड़ जाता है, क्योंकि वो डिटीरियोरेट हो जाती है। ठीक है, अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। एक पॉइंट आता है कि आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी खराब हो चुकी होती है मशीनरी यूज हो करके, कि अब उसको एक तरीके से बेचना ही पड़ता है फाइनली। नेक्स्ट आ जाता है बाय द एक्सपायरी ऑफ द लीगल राइट्स। कई बार आपकी कोई भी चीज ऐसी होती है जो आपकी खुद की नहीं होती, लेकिन आप उसको रेंटेड ले लेते हो। ठीक है, यानी कि एक तरीके से लीज बनवा ली। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एटीएम, किसी बैंक वालों ने एटीएम लेना था लेकिन उनके पास स्पेस नहीं था, तो उन्होंने लीज पे ले लिया 20 साल। जैसे किसी भी जमीन को 20 साल के लिए ले लिया किसी से। ठीक है, तो ऐसे केस पे फॉर एग्जाम्पल एक आपका ये कॉलेज भी है, दैट इज एक कॉलेज है, मतलब रेवाड़ी में ही है। इवन उसकी भी जो जमीन है, मतलब वो लीज पे ही ली गई है, पता नहीं 20 साल या 25 साल लीज पे एक तरीके से ली हुई है। मुझे नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो लीज पे ली हुई है। तो लीज का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ही लंबे समय के लिए कोई भी चीज को रेंट पे ले लेते हो ना, तो ऐसे केस में उसको हम लोग लीज बोलते हैं। तो एक समय फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी चीज आपको 5 साल के लिए चलाने के लिए दी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फोन था या कोई भी मशीनरी है, फॉर एग्जाम्पल फोटोकॉपी की मशीन मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो मैंने बोला कि आप 5 साल तक इसको इस्तेमाल कर सकते हो बस। ठीक है, तो मैंने लीज कितने का बनाया, रेंट कितने का बनाया, 5 साल का। अब जब वो 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसको वो मशीन आपको वापस देनी पड़ेगी, है ना, या फिर एक तरीके से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी आपके लिए, है ना, क्योंकि अब आप उसको रख तो सकते नहीं हो। तो जब आपकी लीगल जब राइट्स होते हैं, जब वो लीज एक्सपायर हो जाता है, तब भी वो वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। नेक्स्ट है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई नई चीज आती है ना मार्केट में, या जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, तो पुरानी वाली बेकार हो जाती है। लाइक जब कंप्यूटर्स आए थे तो टाइपराइटर को कोई नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब पुरानी नई वाली टेक्नोलॉजी या इन्वेंशंस आने की वजह से पुरानी वाली जो असेट्स हैं, जो पुराने तरीके से बनी हुई हैं, ओल्ड टेक्निक्स का या ओल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो अपने आप ही गायब हो जाती हैं, यानी कि उनको डिस्कार्ड करना पड़ता है, ऑब्सोलीट हो जाती हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सीडेंट। कई बार कुछ ऐसे मशीन्स होती हैं या कोई भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक्सीडेंट्स में, या तो एक्सीडेंट किसी भी तरीके का, या तो अर्थक्वेक की वजह से, या फ्लड, फायर, या कोई भी व्हीकल डैमेज हो जाता है एक्सीडेंट में। तो कई बार एक्सीडेंट्स की वजह से भी जब मशीनरी या कोई भी चीज, कोई भी एसेट अगर खराब हो जाती है तो भी वो डेप्रिशिएट में आएगी। डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, जब भी एक तरीके से मान के चलें कि मतलब जैसे
कोयले की खाने हैं या ऑयल वेल्स हैं, तो एक समय पर ये होता है कि आप उसमें से निकाले जा रहे हो, है ना, अंदर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समर सीवर है, ठीक है। समर सीवर में आप मोस्टली क्या करते हो, आप डिग करते हो एक तरीके से पूरे लैंड पर, और पानी आता रहता है ना। समर सीवर पे जैसे आप ऑन कर दोगे मोटर को तो वो पानी आ जाता है। लेकिन एक समय हो सकता है कि आपने इतना ज्यादा पानी आप इस्तेमाल करते रहे काफी साल तक, और हो सकता है कि नीचे पानी खत्म हो जाए। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन, यानी कि जब कंटेंट जो होता है जब वो ही एक तरीके से खत्म हो जाता है तो उसको हम लोग डिप्लीशन बोलते हैं। वास्टिंग असेट्स यही होते हैं, जैसे ऑयले की खाने, माइंस की खाने, उनको बोलते हैं वास्टिंग असेट्स। नेक्स्ट आ जाता है परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, की कई बार बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं मार्केट प्राइस में, कि फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को हम लोग चाह के भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते और ना ही उनको हम लोग ढंग से एक तरीके से बेच पाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू डिसाइड नहीं हो पाती। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके से परमानेंट फॉल है, टेम्परेरी फॉल नहीं है, परमानेंट फॉल है। नेक्स्ट है हमारा नीड, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर यही है कि सबसे पहली नीड क्या है कि डेप्रिसिएशन की वजह से हमें ट्रू पिक्चर का पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि जैसे सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, कमीशन है, इन सबको आप डेबिट साइड पे दिखाते हो, और अगर आप एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली एक तरीके से आपकी जो इनकम है वो कम होती चली जाएगी, है ना। तो ये भी जैसे वेजेस है, रेंट है या और अदर एक्सपेंसेस हैं, उसी तरीके से डेप्रिसिएशन भी एक तरीके से डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट और ज्यादा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता लगता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रू एंड फेयर पिक्चर का पता लगता है हमें फाइनेंशियल पोजीशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है। जैसे ट्रू पिक्चर कौन बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। सेम इसी तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन को कौन बताता है, बैलेंस शीट बैलेंस शीट जो हम लोग बनाते हैं उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। अब जब भी आप डेप्रिसिएशन को लगाओगे किसी भी असेट्स पे, तो उस असेट्स की तो वैल्यू कम होगी ही, है ना। तो जब असेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल पोजीशन भी उसकी चेंज हो जाएगी। तो इससे हमें बैलेंस शीट में असेट्स का भी पता लगता है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि इससे हमें एक तो एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता लगता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरीके से खर्चा है हमारा। तो इससे हमें एक्चुअल में कॉस्ट पता लगती है कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जब आप काउंट करते हो तो डेप्रिसिएशन को भी एक तरीके से कंसिडर अगर आप करते हो तो मतलब सारी चीजें इस अकॉर्डिंगली देखी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि सेल प्राइस कभी भी जो चार्ज किया जाता है कस्टमर से वो किसके बेसिस पर होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, तभी तो सेल्स प्राइस डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए की चीज है आपकी, 5 रुपए आपने प्रॉफिट लगाया, तो यानी कि 50 की चीज को 5 रुपए प्रॉफिट लगा के आपने 55 रुपए में बेचा है ना, यानी कि 50 is your cost of production, 5 is your profit and 50 plus 5, 55 is your sales price। तो वो किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन को अगर आप नहीं करते, चार्ज नहीं करते, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत आएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत आएगी तो सेलिंग प्राइस भी गलत आएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट अपने आप ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड द फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट्स। कई बार क्या होता है, डेप्रिसिएशन जैसे कि मैंने आपको बताया ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, यानी कि अगर जितने साल तक भी लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बताया था 8 मतलब 5 साल तक लगा, लेकिन 5 साल तक हमने लगाया है, लेकिन हमने ये पैसे हमारे बाहर नहीं गए हैं। तो 5 साल बाद आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपके पास जब ये पैसा बाहर गया ही नहीं, यानी कि कंपनी के अंदर है, तो जब आप 5 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, आप क्या देखोगे कि मेरे अकाउंट में, मतलब बिजनेस के अकाउंट में 40,000 आपके ऑलरेडी सेव हो गए। किस नाम के, डेप्रिसिएशन के नाम के। तो 40,000 जब आपने सेव कर लिए तो थोड़े से पैसे मिला करके आप इवन नई भी अपनी कोई भी एसेट्स खरीद के ला सकते हो, जो कि बिजनेस के काम आएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिवेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ द कैपिटल, कि डेप्रिसिएशन को अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो प्रॉफिट जो P&L में दिखा रहा है वो एक्चुअल में गलत होगा, एक्चुअल से ज्यादा एक तरीके से होगा, है ना। लेकिन प्रॉफिट डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन जब आप निकालेंगे
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रॉफिट की जो अमाउंट आएगी वो एक तरीके से सही आएगी, है ना। तो उस अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन से हमें एक्चुअल में पता लगेगा कि कितना अमाउंट जा रहा है और कितना अमाउंट नहीं जा रहा। फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ द इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स लगाओगे तो प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट अगर कम आएगा तो इनकम टैक्स लगता भी तो प्रॉफिट पर ही है ना, तो प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा। अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन को हमने चार्ज नहीं किया तो नेट प्रॉफिट जो आएगा P&L लॉस अकाउंट के थ्रू वो एक्चुअल प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा आएगा, जो कि गलत बात है। ऐसे केस में एम्प्लॉई ज्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे कि हमें ज्यादा तनख्वाह दो, बोनस की डिमांड करेंगे और बाकी चीजों की भी डिमांड करेंगे, ठीक है। और इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा एक तरीके से टाइप ऑफ बिजनेसेस में, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए फीचर्स और कॉजेस और नीड, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये वाला टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।